Welcome, students. Welcome to all of you. In this particular third session, non-resident taxation, students, ये टॉपिक अभी चल रहा है in our quick but comprehensive revision of the entire direct tax syllabus. ये सेशन स्टूडेंट्स हिंदी में हो रहा है और मैंने जैसे पहले कहा था कि हिंदी सेशंस और इंग्लिश सेशंस हम अलग कर रहे हैं, जैसे कि पिछले टाइम भी मैंने ये किया था. स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली 35 आवर्स के ये पर्टिकुलर रिवीजन सेशंस होंगे. आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ते रहिएगा. सीए दुर्गेश सिंह टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो बस मेरा नाम है सीए दुर्गेश सिंह. वो टेलीग्राम चैनल का ही वो अपना आईडी है. और जहाँ तक ये चार्ट्स है स्टूडेंट, बेहतरीन 154 पेजेस के चार्ट्स हैं. आप लोग को अगर चाहिए तो ये चार्ट्स प्लीज़ ऑर्डर करें, क्योंकि पूरी रिविजन ये चार्ट के बेस पे हो रही है. ठीक है ना? तो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स ये चार्ट्स हैं. यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे रखा है, आप कॉन्टैक्ट करें या फिर डायरेक्टली भारत लॉस से आप वेबसाइट से ऑर्डर करवा सकते हैं. तो ये आपको कॉन्टैक्ट करने तो आपको थोड़ा कंसेशनल रेट पे आपको मिल जाएगा. नेवरदलेस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको दे रहा हूँ स्टूडेंट्स की, जो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में मेरी लेक्चर चल रही है स्टूडेंट्स. टेलीग्राम चैनल में मेरा ज्वाइन कर लेना, सीए दुर्गेश सिंह. मैं आपको वो सारे डिटेल्स देते आ रहा हूँ. एवरी डे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही घंटे हम लोग एमसीक्यूज, एमटीपीस, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं. और आपको तो पता ही है कि कितना क्रिटिकल हो जाता है कि डीटी को एंड में अप्लाई करना. ज़्यादा हमारे पास समय रहता नहीं है, तो क्या होता है कि हम लोग सारे दांव पेज वो 1 घंटे 1.5 घंटे में खेल लेते हैं, जो कि आपको एक एप्लीकेशन तरीका ये आपको बनाने को मौका मिलता है. काफ़ी स्टूडेंट्स की डाउट रहती है कि सर अभी तक हमारे रिविजन नहीं हुए तो भी क्या हम इसको अटेंड कर सकते हैं. आप खुद महसूस कर लेना स्टूडेंट्स, बहुत लाभ मिलता है. प्राइमरी इवन दो यू मे नॉट हैव प्रिपेयर्ड इट, आपकी रिवीजन अभी बाकी है, तब भी क्या होता रहेगा, आपका एक कंडीशनिंग होता रहेगा एक ही घंटे में, और आपका माइंड खुलता रहेगा टू वेरियस सिचुएशन, सिनारियोस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस जो भी ये सब्जेक्ट को लेके बनते हैं. अब स्टूडेंट्स, जो मैं पिछले क्लास तक मैंने सेक्शन 9 आपको कवर करवा दिया था, अब मैं क्या करूंगा, आपको जो रेसिडेंशियल स्टेटस का जो टेस्ट है जिसके अंदर अमेंडमेंट बैठा हुआ है वो हम लोग करेंगे, और फिर डबल टैक्सेशन रिलीफ एंड देयर आफ्टर इक्वलाइजेशन लेवी. तो ये एजेंडा होगा आज के सेशन का. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टुडेज क्लास. अब आज में स्टूडेंट नोटिस करना, पिछले क्लास में मैंने आपको सेक्शन 9 के सारे वो 2 पार्ट्स में करवा दिए थे पहले, जहाँ पे सेक्शन 911 बिजनेस कनेक्शन क्या था, फिर आपका था इनडायरेक्ट ट्रांसफर को लेके वो भी क्या, उस पर अपन ने पूरा वो सारे सिनारियोस देख लिए थे. एक केस स्टडी भी, ये सारे चार्ट में मैंने कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस बैंक भी आपको बना के दिए हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बैंक भी यहाँ पर बनाई गई है चार्ट्स के अंदर. तो उसके द्वारा हमने वो एक क्वेश्चन, पता है वो मॉरिशस कंपनी था जिसपे यूएस कंपनी क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, ताकि उस मॉरिशस कंपनी के जरिए वो इंडिया में क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके. सो इवन दैट वाज बीइंग टेकन इन आवर डिस्कशन इन आवर फर्स्ट क्लास. फिर बाद में स्टूडेंट्स अपन ने ये देखा था आफ्टर दिस, बाकी जो सेक्शन 911 के अलावा जो बाकी केसेस है डीम्ड अक्रूवल के, सेक्शन 912, 913 सैलरी को लेकर है, सेक्शन 914 जो है वो डिविडेंड इनकम को लेकर है. और मैंने आपको पहले से टैक्स रेट, क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है कि सर क्या टैक्स रेट लगेगा, हमें पता ही नहीं चलता. तो जो पार्ट 2, जो पिछला वाला लेक्चर था नॉन रेसिडेंट का पार्ट 2, उसमें हमारा फोकस्ड था किसको लेके, आपको पता ही है स्टूडेंट्स, फोकस था हमारा पूरा का पूरा, आपको तो पता ही स्टूडेंट्स, ज्ञानी तो हो आप, बताओ ये क्या था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, बिल्कुल सही कह रहे हो, इट वाज ऑन द टैक्स रेट्स, कि किस परिस्थिति में वो कौन सी टैक्स रेट लगाई जाएगी. ये चीज हमने डिस्कस की थी इन आर प्रीवियस सेशन. सो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने डिविडेंड इनकम पे देखा है कि डिविडेंड इनकम अगर नॉन रेसिडेंट को मिलता है फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, तो हमेशा ही 20% ही लगना है उसमें. उसमें आप अगर मगर नहीं करेंगे, अगर ये होता तो क्या होता, अगर वो होता तो क्या होता, इसमें अगर मगर की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 20% ही है. ये जो अगर मगर का जो बात आता है वो आता है इंटरेस्ट इनकम को लेके और आपका रॉयल्टी एंड एफटीएस को लेके. रॉयल्टी एंड एफटीएस में जो अगर मगर की बात होगी वो किसके लिए होगी, बराबर बात कह रहे हैं स्टूडेंट्स, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट को लेके अगर मगर आप करोगे कि अगर उसका पीई होता तो फिर उस केस में क्या है स्टूडेंट्स, उसकी असेसमेंट होती है एट अंडर 44 डीए नेट बेसिस के आधार पे, और उसमें होल्ली एंड एक्सक्लूसिवली जो भी एक्सपेंडिचर होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीई वो डिडक्शन लेके नेट जो होगा रॉयल्टी एंड एफटीएस इनकम, उसको नॉर्मल जो रेट एप्लीकेबल होगा उस नॉन रेसिडेंट को, उसके मुताबिक लगा दी जाएगी. फिर जो ग्रॉस बेसिस पे जो रॉयल्टी एंड एफटीएस का जो पॉइंट था, उसमें अपन ने ये देखा था स्टूडेंट्स, क्या देखा था आपको तो पता ही है स्टूडेंट्स, कि ये पॉइंट पे अपन ने ये देखा था कि ग्रॉस बेसिस पे जो रॉयल्टी एंड एफटीएस की जो इनकम है उस पर आप लगाओगे क्या रेट, अगर पी नहीं है, अगर उसकी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, तो उसके बेसिस पे, ग्रॉस बेसिस पे आप क्या करते हो, रेट आप टीडीएस का लगाते हो, टैक्स का लगाओगे 115 ए के अंदर
10% का रॉयल्टी इन एफटीएस की रेट दी गई है इफ द नॉन रेसिडेंट डज नॉट हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। 10% का ये एक्ट का रेट है। अभी एक चेतावनी दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आखिरी बार बोल रहा हूँ, इसके बाद में कभी नहीं बोलूंगा कि जब नॉन रेसिडेंट पेई होता है ना, जब नॉन रेसिडेंट पेई होता है तो आपको मैंने बताया था कि नॉन रेसिडेंट पेई जब होता है तो उस समय पे पेयर जो होगा वो अगर वो टीडीएस डिडक्ट करता है एज पर दी एक्ट के रेट के मुताबिक, अगर वो टीडीएस डिडक्ट करेगा तो उस पर लोडिंग लगेगी किसकी, एचईसी की। उस पे लोडिंग लगेगी स्टूडेंट्स किसकी, एचईसी की। एचईसी मतलब क्या, वो 4% का लोडिंग लगाना है आपको, बाय डिफॉल्ट वो लोडिंग लगाएगा। स्टूडेंट्स कहते हैं, पूछते हैं कि क्या सर सरचार्ज का भी लोडिंग लगता है, तो सरचार्ज डिपेंड्स, वो उस अमाउंट पे निर्भर करता है कि जो अमाउंट आपने पे किया है उस नॉन रेसिडेंट को, डज इट एक्सीड दैट पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड अमाउंट। आप बोलोगे सर अगर एक्ट का रेट नहीं लगता है, अगर डीटीडब्ल्यूए के रेट के मुताबिक पेयर क्या कर रहा है, उसको पेमेंट कर रहा है, तो क्या उस पर्टिकुलर केस में भी सर क्या हमें लोडिंग लगानी होगी एचईसी की, या ना? आंसर इज नो। ठीक। इंटरेस्ट को लेके स्टूडेंट्स काफी घमासान हुआ था, याद आ रहा है आपको? इंटरेस्ट को लेके बहुत घमासान लड़ाई हुई थी लेक्चर नंबर 2 के अंदर, और लड़ाई में आपने ये देखा कि किन परिस्थिति में 5% का रेट लगेगा, किन परिस्थिति में 4% का रेट लगेगा, और किस परिस्थिति में 20% का रेट लगेगा। और आपको तो ये भी पता है कि इंटरेस्ट इनकम अगर नॉन रेसिडेंट कमा रहा है तो उस पे नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट भी लगाई जा सकती है, नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट भी लगाई जा सकती है। ठीक है, और वो सिचुएशन क्या था, जबकि वो इंटरेस्ट इनकम आपको मिल रहा है ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डेट जो कि इंडियन कंसर्न, जो डेट ओड है, इफ दैट इज इन इंडियन रुपीज, जो डेट ओड है इफ दैट इज इन इंडियन रुपीज, और उस डेट के लिए नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो उस इंटरेस्ट इनकम पे जो नॉन रेसिडेंट के हाथ में जो असेस होगा, उस इंटरेस्ट इनकम पे असेसमेंट होगा ऑन एज पर द नॉर्मल प्रोविजन। 5% के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड याद रखेंगे, 5% के लिए आपको याद रखना पड़ेगा बिजनेस ट्रस्ट दे रहा है अमाउंट, 5% के लिए आप याद रखेंगे रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। तो ऐसे कुछ बातें अल्टीमेटली अगर आपको ये आती है कि ये सब सिचुएशन अगर दिखता है, तो उस हालात में नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट इनकम जो मिलेगी उस पर जो रेट लगेगा वो 5% के हिसाब से लग जाएगा। तो 4% का रेट कब लगेगा, 4% का रेट लगता है जबकि यही पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड या रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड अगर लिस्टेड है कहाँ पे, इन दी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ आईएफएससी, तो वो सिचुएशन में आपका जो टैक्स होगा, जिस रेट पे भी ये इंटरेस्ट इनकम, इस इंटरेस्ट इनकम जो बॉन्ड पे आ रही है, वो जो रेट पे असेस होगी वो कितनी होगी, 4% के रेट पे ये असेस की जाएगी। एक आखिरी खास पॉइंट स्टूडेंट्स बस बता देता हूँ, फिर तो बस आगे बढ़ना है, जाना होगा स्टूडेंट्स। बस एक खास बात बता देता हूँ, मैंने आपको स्टूडेंट्स बोला था कि रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड एफटीएस, तो रॉयल्टी, एफटीएस एंड इंटरेस्ट इनकम पे आपको पता लगाना होता है, क्या पता लगाना होता है कि व्हेन दैट इनकम इज डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया, पता लगाना होता है कि नहीं ना होता? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। तो कैसे पता लगाते हो स्टूडेंट, आपको तो पता ही है, मैंने बताया था पूरी सिचुएशन, पूरे की पूरी खेल रची हुई थी, देख रहे हो अल्टीमेटली आप लोग किस हालात में ये इनकम को इंडिया में अक्रू या डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाती है। सब चीजें मैंने आपको पिछले क्लास में स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आपको बता दिया था। Isn't it? पिछले क्लास में ये डीम्ड अक्रूवल की सारे पॉइंट्स आप लोगों को मैंने बता दी थी। अभी जो डिस्कशन वाला मुद्दा है वो मैं आपसे एक बार चर्चा करना चाहूंगा। तो स्टूडेंट चार्ट नंबर 127 में आप लोग आ जाइएगा। चार्ट नंबर 127 में सारे स्टूडेंट्स हाजिर हो जाएं। आगे सब लोग चलिए स्टूडेंट्स, इसमें मैंने बताया था कि वो नॉन रेसिडेंट पेई है, तो वो पेई के हाथ में ये इंटरेस्ट इनकम या रॉयल्टी इनकम या एफटीएस इनकम कब ये अक्रू इंडिया में मानी जाएगी, तो उसके लिए आपको पेयर देखना होता है। और अगर पेयर जो अमाउंट पे कर रहा है वो किसके लिए पे कर रहा है, अपने बिजनेस या प्रोफेशन
या कोई एक सोर्स इंडिया में सिचुएटेड है, उसके लिए अगर पेमेंट की जा रही है, तो फिर उस केस में हमने देखा था कि हाँ भाई ये फिर रॉयल्टी एंड एफटीएस की इनकम जो होगी वो इंडिया में अक्रू मानी जा रही है। अगर वो पेयर वो आपका है रेसिडेंट पेयर है, इंडियन कंसर्न मान लो, या नॉन रेसिडेंट पेयर है, किसको पे कर रहे हो आप? नॉन रेसिडेंट को ही पे कर रहे हो, पेई नॉन रेसिडेंट है, तो ये पेमेंट आपने अपने बिजनेस प्रोफेशन या किसी एक सोर्स विच इज सिचुएटेड इन इंडिया उसके लिए पे किया है। अगर आप कहते हो कि हाँ सर उसी के लिए हमने पे किया, तो फिर उस केस में स्टूडेंट्स बच के नहीं जा सकते आप। इनफैक्ट मुबारक हो स्टूडेंट्स, मेरे MTP नंबर 4 में कुछ क्वेश्चंस रखे हैं मैंने मई 21 वालों के लिए, और ये आने वाला है शनिवार के लेक्चर में। बोले सर ये MTP क्या होता है? तो एक टेस्ट सीरीज होता है स्टूडेंट्स, टेस्ट सीरीज होता है, और MTP प्राइमरी आपको क्या करना होगा, टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग एक काम करेंगे, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आप लोग देख लेना, मैं टेस्ट सीरीज वो हम लोग करते हैं, MTPs को भी मैं अल्टीमेटली वो करवा दूंगा, और उसमें मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखे हुए हैं यहाँ पे जो भी मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। क्या मैं चर्चा अभी फिलहाल आपसे कर रहा हूँ कि अगर तो नॉन रेसिडेंट को पे किया जा रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, या फिर कोई एक सोर्स इफ इट इज सिचुएटेड इन इंडिया, तो उस सिचुएशन में तो रॉयल्टी एंड एफटीएस की जो इनकम है दैट इज डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया। ठीक है ना? आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन दिमाग में बन रहा है, वो ये है कि ऐसे केस में अगर बिजनेस आउटसाइड इंडिया होगा प्राइमरी, लेकिन पेयर आपका इंडियन कंपनी है, लेकिन वो अपने किसी बिजनेस आउटसाइड इंडिया के लिए क्या कर रहा है, नॉन रेसिडेंट को पे कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में स्टूडेंट्स ये अक्रू आउटसाइड इंडिया मानी जाएगी। तो ये रॉयल्टी एंड एफटीएस की इनकम इंडिया के बाहर मानी जाएगी, इंडिया के अंदर अक्रूवल नहीं माना जाता उसको। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। इसके अलावा तो मैंने स्टूडेंट्स क्या किया ना, इसी पे क्वेश्चन कुछ बना के रखे हैं आपके लिए, और सबसे मजेदार बात सुनना चाहते हो सुन लो। रिवाइज कर लिया? हाँ कर लिया। देखना स्टूडेंट्स, इतना बोलने के बावजूद भी आप गलती करने वाले हो, यकीन करो अल्टीमेटली गलती करोगे स्टूडेंट्स। आजमाइश जब तक नहीं होती ना, रूबरू नहीं होंगे आप जब तक, तब तक अल्टीमेटली गलतियां होती रहेंगी। कितना जरूरी होता है मौके में संभल जाना, अभी भी काफी टाइम है आप लोगों के पास, तो उसका डेफिनेटली लाभ लीजिए स्टूडेंट्स। ये सब चीजें रेयरिटी है, समय रहते ही प्राइमरी आप उस पर अल्टीमेटली उसका लाभ ले लीजिएगा, मौका मिला है आप लोगों को। एक लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आज की चर्चा में। स्टूडेंट्स एक बार ये 915, 916, 917 में ये इनकम उसकी अक्रू मानी जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी टेस्ट आपने डिस्कस किया था, पेयर कौन है उसके हिसाब से प्राइमरी हमने ये तय कर लिया कि हाँ भाई ये नॉन रेसिडेंट का इनकम क्या हो रहा है, इंडिया में अक्रू हो रहा है, उसके मुताबिक ये नॉन रेसिडेंट का इनकम इंडिया में अक्रू हो रहा है। एक बार तो आपने ये तय कर लिया कि ये नॉन रेसिडेंट की इनकम इंडिया में अक्रू हो रही है स्टूडेंट, तो फिर उसके बाद ये इररिलेवेंट हो जाता है, पूरी तरह से ये इररिलेवेंट हो जाता है। आप बोलोगे सर किस बात को लेके ये इररिलेवेंट हो जाएगा? स्टूडेंट्स ये इररिलेवेंट हो जाता है ये पता लगाना कि ये नॉन रेसिडेंट ने ये सर्विस प्रोवाइड कहां पे की है, वेयर ही हैज प्रोवाइडेड द सर्विसेज। तो सर्विस प्रोवाइड उसने कहां पे किया है, ये कंप्लीटली एक इररिलेवेंट टेस्ट माना जाएगा। मतलब वो इंडिया में सर्विस प्रोवाइड किया था जिसके लिए हमने उसको पे किया है, प्राइमरी इंडिया में आके सर्विस प्रोवाइड किया, मेरा बिजनेस इंडिया में है, मैं एक इंडियन कंसर्न हूं, मुझे एक नॉन रेसिडेंट की एक टेक्निकल सर्विस चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उस नॉन रेसिडेंट ने थोड़े सर्विसेज इंडिया में आके दिए, और थोड़े सर्विसेज वो वहीं पर बैठा था अपने कंट्री में, होम कंट्री में बैठ के ही वो वहां से सर्विस दे रहा है आपको, और आप ये सर्विस ले रहे हो अपने एक बिजनेस के लिए जो कि इंडिया में सिचुएटेड है। तो बताएं ऐसे केस में स्टूडेंट्स क्या फिर ये जरूरी होगा ये पता लगाने के लिए कि मिस्टर नॉन रेसिडेंट क्या आपने इंडिया में आके ये सर्विस दी है या नहीं? आके, जैसे आपका बॉस आपको हमेशा देखना चाहता है ना ऑफिस में, आइए ऑफिस में, काम होगा नहीं होगा अलग बात है आपका, लेकिन ऑफिस में हाजिर होना जरूरी है, भले ही ऑफिस में आके ताश पत्ती क्यों ना आप खेले, isn't it? तो ये सिचुएशन है, तो क्या इनका भी आना जरूरी है कि जब आप आओगे तब जाके ही ये इंडिया में अक्रूवल मानी जाएगी? क्या ऐसा देखा जाता है? एंड आंसर इज नो। ये इस तरीके से बात नहीं बनती स्टूडेंट्स प्राइमरी कि आपको आना ही है इंडिया में। आपको क्या देखना है कि क्या वो इंडिया के सर्विस के लिए, क्या ये इंडिया के बिजनेस के लिए, या इंडिया के प्रोफेशन के लिए, या किसी इंडिया के सोर्स के लिए ये सर्विस ली जा रही है नॉन रेसिडेंट से,
अगर ली जा रही है तो फिर ठीक है, रॉयल्टी एंड एफटीएस की इनकम ये जो होगी ये डीम टू अक्रूवल एंड अराइज इंडिया में मानी जाएगी, irrespective of what, irrespective of whether this non-resident has got any business connection in India, whether the non-resident has got any physical presence in India, whether or not the non-resident has actually rendered the services in India. ये सारे जो पॉइंट्स है ना स्टूडेंट्स इररिलेवेंट है. बिजनेस कनेक्शन का पॉइंट इररिलेवेंट है, आपका अपना खुद का फिजिकल प्रेजेंस इररिलेवेंट हो जाएगा, और तीसरा है आपका खुद आपने सर्विस रेंडर इंडिया में की है या नहीं, ये रिलेवेंट हो जाएगा. एक बार क्वेश्चन आया था इस बात को लेके कि नॉन रेसिडेंट क्या है, वो इंडिया में बोलता है कि मैंने इंडिया में टैक्स पे नहीं करना, मेरे टेक्निकल सर्विस को लेके मैंने इंडिया में टैक्स पे नहीं करना. क्यों पे नहीं करना? क्योंकि मेरा इंडिया से कोई क्या है, मेरा कोई इंडिया के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मेरा कोई इंडिया के साथ बिजनेस कनेक्शन नहीं है, मैं वहीं पर बैठे बैठे क्या करता हूं, सर्विस देता हूं. तो ऐसे केस में मुझे इंडिया में टैक्स पे नहीं करना. क्या ये मान ली जाएगी उसकी बात कि आप इंडिया में टैक्स पे नहीं करोगे? ये बिल्कुल नहीं होगा. पहले तो आपको ये पूछना है कि क्या ये जो सर्विस जो उससे मिल रही है, क्या इसको रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस की इनकम मानी जा सकती है? अगर तो अब मानी जा सकती है तो फिर ये इररिलेवेंट होगा कि आपका इंडिया के साथ वो बिजनेस कनेक्शन है या नहीं, आपने इंडिया में आके वो सर्विस दिया है या नहीं. ये सारे इररिलेवेंट पॉइंट हो जाएंगे. तो इस वजह से स्टूडेंट्स मैंने पिछले क्लास में भी आपको इस बात पे काफी जोर दिया था कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कैरेक्टराइजेशन करना, कैरेक्टराइजेशन ऑफ रॉयल्टी एंड एफटीएस इनकम के वजह से. लीजिए स्टूडेंट्स, ये चीज आपने कंप्लीट कर ली है और अब कोर्ट की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं. बाकी तो मैंने स्टूडेंट्स बाकी सब वो कुछ एग्जाम्पशंस आपको पढ़ा दिए थे मैंने, isn't it? याद आ रहा है आप लोग को? जो स्टूडेंट्स पूछ रहे सर टेलीग्राम चैनल कौन सा, एक बार ठीक से फिर से बता दो, तो ये लीजिए, आपकी मुराद पूरी हो गई. सीए दुर्गेश सिंह, ये है टेलीग्राम चैनल. चलिए अब क्या था, मैंने कुछ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ताली दो हाथ से बजेगी. ये चीज़ है ना, जो मैं आपको बोलता रहूँगा वो सब करते रहना अल्टीमेटली. ये नहीं कि नहीं हम सोच रहे थे करने के लिए, सोच रहे हो तो सोचते रह जाओगे, और सोच अगर गहरी हो जाती है स्टूडेंट्स तो ध्यान रखना फैसले कमज़ोर हो जाते हैं. ठीक है, तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा. चलिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट में. ये काफ़ी सरल, आसान और काफ़ी रोमांचक टॉपिक है स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए, लेकिन कभी कभी आईसीआई खेल जाती है बुरी तरह से, आपके साथ खेल जाती है स्टूडेंट्स. इसके लिए आपको बचना होगा इसमें. तो वैसे आपको स्टूडेंट्स ये कुछ इनिशियल थियरी है, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन एंड ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन थियरी पूछ सकते हैं. तो होता क्या है ये चीज़, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन में मतलब होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल के तरीके से समझा देता हूँ. जैसे कि आप मान के चलो कि पार्टनरशिप फर्म है, वो फर्म क्या करती है, अपने प्रॉफिट पे टैक्स पे करती है, और फिर अपने प्रॉफिट पे जो उसका शेयर है वो शेयर क्या करती है, वो बांटती है किसको, अपने पार्टनर्स को. तो पार्टनर्स को जो अपना शेयर मिल रहा है, तो वो शेयर पे पार्टनर क्या करेगा, एग्जाम्पशन लेगा. ऑन दैट पर्टिकुलर शेयर द पार्टनर विल बी क्लेमिंग एन एग्जाम्पशन. ठीक है, वो एग्जाम्पशन क्यों दिया जा रहा है पार्टनर को, उसकी लॉजिक पकड़ा आपने. ये इस वजह से ताकि वो उस प्रॉफिट पे अपने फर्म के हाथ में पहले ही टैक्स लगा दिया, और क्योंकि आपने उस प्रॉफिट पे फर्म के हाथ में पहले ही टैक्स लगा दिया, फिर से वो प्रॉफिट प्राइमरी विच शुड नॉट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर. इस वजह से इस पे एग्जाम्पशन दिया गया है. तो इसको स्टूडेंट्स कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, जिसको एड्रेस करने के लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट या अपने डोमेस्टिक लॉ का ही सहारा लेना पड़ेगा कि क्या आपके गवर्नमेंट ने ऐसे डबल टैक्सेशन को रोकने के लिए क्या कुछ प्रोविजंस बनाए हैं. तो वो प्रोविजंस कहाँ पे मिलने चाहिए आपको स्टूडेंट्स, एग्जाम्पशन. तो यस, एग्जाम्पशन का पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे, और गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट की है इस तरीके से, जो भी प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म जो असेस उनके हाथ में हो चुका है, तो यही प्रॉफिट प्राइमरी पार्टनर के हाथ में फिर से असेस नहीं होगी. डिड यू ऑल गॉट दिस वन? आइए, ये तो चलो स्टूडेंट्स हो गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन. दूसरा आता है ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन. इसमें तो गेम कहां पर बनती है स्टूडेंट्स, सोर्स रूल वर्सेस रेसिडेंस रूल्स ऑफ टैक्सेशन. यहीं पर स्टूडेंट्स पूरी की पूरी गेम चेंज होती है. किस पे मैंने कहा आपको, सोर्स एंड द रेसिडेंस रूल ऑफ टैक्सेशन. अब बोलेगे सर ये क्या है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए. ठीक है, एज पर द सोर्स एंड द रेसिडेंस रूल ऑफ टैक्सेशन स्टूडेंट्स,
एक कंट्री में अगर मैं रेसिडेंट हूँ तो आपको पता ही है कि पूरा वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल हो जाता है, और वही अगर मैं किसी कंट्री का क्या हूँ, रेसिडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने उस कंट्री में अपना पैसा कमाया है, उस कंट्री में मैंने वो इनकम कमाया, तो रेसिडेंट तो सोर्स रूल के टैक्सेशन के मुताबिक वो इनकम जो वहाँ पे अक्रू की गई है वो यहाँ पे टैक्स हो जाएगी। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? तो ये इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या होता है, ये चीज़ें देखी जाती है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, इसको भी आप लोग थोड़ा सा सावधानी लेके चलेंगे। सेकेंड पॉइंट पे स्टूडेंट्स नोटिस करना ये सब चीज़ों को। सेकेंड पॉइंट पे प्लीज केयरफुल रहना इसमें। ऑन दी सेकेंड पर्टिकुलर पॉइंट स्टूडेंट्स, सिचुएशन आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। पॉइंट क्या है, वो चीज़ें आप समझनी चाहिए आप लोगों को, कि एक नॉन रेसिडेंट अपने कंट्री में तो रेसिडेंट है, इस वजह से वो वहां पे आके टैक्स पे करने वाला है उसके डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से, और इंडिया में बेचारा अटक रहा है बिकॉज ऑफ द सोर्स रूल, जहां पे यहाँ पे अक्रूवल मानी जा रही, तो इस वजह से वो बेचारा अटक रहा है। तो ये एक सिचुएशन अल्टीमेटली उसके लिए थोड़ा सा गंभीर कर देता है एक तरीके से। इसको एड्रेस कहां से किया जाएगा, और उल्टा केस भी निकालना होगा। उल्टा केस भी है। उल्टा केस का मतलब है इंडिया का रेसिडेंट है वो। एक उल्टा केस में क्या होगा, जब इंडिया बनती है कंट्री ऑफ रेसिडेंट और फॉरेन कंट्री बनती है कंट्री ऑफ सोर्स, तो उस सिचुएशन में भी इंडिया के रेसिडेंट को बेचारे को क्या है, वर्ल्ड इनकम पे टैक्स इंडिया में पे करना, और क्योंकि सोर्स कंट्री उसका फॉरेन जुरिस्डिक्शन में, तो सोर्स रूल के हिसाब से वहां पर भी उसे टैक्स करना पड़ रहा है, लग रहा है, एज पर द डोमेस्टिक लॉ। तो अब देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो जुरिस्डिक्शन के डोमेस्टिक लॉ एक सॉवरेन राइट अपने कंट्री को देते हैं टू टैक्स दैट पर्टिकुलर इनकम। और फिर ये मुद्दा क्या लगता है, एक तरफा हो सकता है, ना, आंसर इज नो। और जनरली क्या होता है, एग्रीमेंट करवा दी जाती है, समझौता दोनों कंट्रियों के बीच में हो जाता है, और इस समझौते के मुताबिक तय किया जाता है क्या, कि ये इनकम पे जो टैक्सिंग राइट है वो किस कंट्री को दी जाए, किस कंट्री को दिया जाए। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूं स्टूडेंट, जो कि शायद आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया है, या चाहे कितने बार भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा टॉपिक, लेकिन ये चीज कभी आपने नोटिस किया ही नहीं है। हल्का फुल्का DTAA का ज्ञान आपको थोड़ा सा रहना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन जिस तरीके से फ्रेम हो रहे हैं उसमें लगता है कि ऐसे आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि कन्वेंशनल स्कीम ऑफ क्वेश्चन से उठ के आपको थोड़ा सा तो ऊंचा सोचना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ऊंचे लोग ऊंची पसंद। तो उस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है, DTAA स्टूडेंट्स नोटिस हमेशा करना। DTAA आप हमेशा जब भी पढ़े, अभी तो वैसे पढ़ना नहीं है, लेकिन जब भी आप पढ़े ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इनहेरेंटली वो ये मान के चलता है कि भाई जो रेसिडेंट कंट्री है उसके पास तो हमेशा ही राइट है अपने रेसिडेंट के इनकम पे टैक्स करने का, अपने रेसिडेंट के इनकम पे टैक्स करने का। तो वो इनहेरेंट राइट वो कंट्री ऑफ रेसिडेंट के पास हमेशा ही रहता है। DTAA को अभी ये क्या करती है, वो ये देखती है कि क्या यही इनकम पे हम क्या ये राइट एक्सटेंड कर सकते हैं, किसको, टू द कंट्री ऑफ सोर्स। मतलब क्या कंट्री ऑफ सोर्स को राइट दी जा सकती है टू टैक्स दिस पर्टिकुलर इनकम। तो आप कभी भी नोटिस करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको हल्का फुल्का बोलता रहता हूं, थोड़ा सा माइंड अपना ब्रॉड करके चलना। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिजनेस प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, बिजनेस प्रॉफिट, तो DTAA में आपको ऐसा वो रहेगा कि भाई कंट्री ऑफ रेसिडेंट आपके यहां पे टैक्स होगा, लेकिन फिर आपको ऐसा बोला जाएगा, लेकिन क्या, लेकिन अगर ये जो सोर्स कंट्री है वहां पे इस पर्टिकुलर पर्सन की, इस एंटरप्राइज की अगर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट पाई जाती है, अगर इस पर्टिकुलर पर्सन की परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट अगर सोर्स कंट्री में पाई जाती है, तो फिर उस पी के वजह से ये बिजनेस प्रॉफिट विच इज एट्रीब्यूटेबल टू द पी, ये जो बिजनेस प्रॉफिट है विच इज एट्रीब्यूटेबल टू द पी, वो पर्टिकुलर प्रॉफिट उस सोर्स कंट्री में टैक्स कर दी जाएगी। तो देख रहे हो आप लोग, लेकिन एक कंडीशन के तहत ये वहां पे टैक्स की जा रही है। ये इस तरीके से क्या है वो बयां करते हैं, तो तब जाके सोर्स कंट्री पे राइट मिलता है, सोर्स कंट्री को भी फिर राइट मिलता है प्राइमरी उस पर्टिकुलर इनकम पे टैक्स लगाने का, उस कंट्री पे फिर क्या है टैक्स लगाने का। ध्यान से सुना मेरे वर्डिंग्स, मैंने क्या इस्तेमाल किया, सोर्स कंट्री को भी राइट मिलता है उस इनकम पे टैक्स लगाने का। आप बोलोगे सर इसको थोड़ा सा कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दो, आपकी मन की बात मैं समझ रहा हूं स्टूडेंट्स।
मान के चलो स्टूडेंट्स कि मिस्टर पटेल है आपके प्यारे, जो भी विक्टों पे विक्टे लिए जा रहे स्टूडेंट्स, तो उस मिस्टर पटेल ने क्या कर दिया है कि उनकी कुछ इनकम फॉरेन जुरिस्डिक्शन में है। अब ट्रीटी ने क्या कहा है, मैंने आपको क्या बताया, ट्रीटी अगर ये कह देती है कि ये इनकम उस सोर्स कंट्री में भी टैक्स किए जा सकते हैं, ये इनकम उस सोर्स कंट्री में भी क्या है, ये टैक्स किए जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हमेशा जनरली ट्रीटी में आपको ऐसे ही लैंग्वेज मिलेगा कि सोर्स कंट्री में भी टैक्स किए जा सकते हैं, तो सोर्स कंट्री खुश हो जाएगा, वो तो टैक्स कर लेगा। लेकिन रेसिडेंट कंट्री का क्या ऐसे लैंग्वेज से क्या रेसिडेंट कंट्री का जो इनहेरेंट राइट है वो चली गई है कि वो इस पर्टिकुलर इनकम पे हमारे कंट्री में टैक्स ना करे? कोई इनहेरेंट राइट नहीं चली गई है। आपने ये पर्टिकुलर ट्रीटी के तहत क्या किया है, सोर्स कंट्री को भी राइट दिया है टू टैक्स दिस पर्टिकुलर इनकम, जिसका मतलब ये नहीं होगा कि आप ट्रीटी ने इस पर्टिकुलर प्रोविजन के तहत क्या किया है, रेसिडेंट कंट्री का इनहेरेंट राइट टू टैक्स दिस पर्टिकुलर इनकम ऑफ अ रेसिडेंट वो छीन लिया है। वो पर्टिकुलर पाप नहीं किया गया है। अब नोटिस करो स्टूडेंट्स की ट्रीटी क्या करता है। फिर आप बोलोगे सर अगर ऐसा है तो फिर तो डबल टैक्सेशन होगा। बिल्कुल सही है, ट्रीटी रेसिडेंट कंट्री को अपने हाथ पे छोड़ देता है। ये जनरली मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, जनरली ऐसे ही होता है, वो अपने हाथ पे छोड़ देता है रेसिडेंट कंट्री को, और रेसिडेंट कंट्री को बोलता है कि देखो आप डिसाइड करो आपको करना क्या है। आपका रेसिडेंट है प्राइमरी और आपकी मर्जी है, आपका रेसिडेंट आपकी मर्जी है, आप देख लो आप कैसे रिलीफ देना चाहोगे। तो अब कंट्री ऑफ रेसिडेंट सोचना पड़ते हैं, अच्छा ठीक है, तो उस तरीके से इंडिया को भी सोचना पड़ेगा। और फिर इंडिया ने क्या लगाया होगा, क्या सोच लगाई होगी इंडिया ने कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसके इनकम को, जैसे हम इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन को हम जब रिलीफ देते हैं तो उसको इनकम को एग्जाम कर देते हैं, एग्जाम किया था ना सेक्शन 10 में, तो इंडिया के पास भी ये ऑप्शन है कि अगर सोर्स कंट्री पे ये टैक्स लग रही है तो हम इसके इनकम को एग्जाम कर दें। ठीक है, ये एक हो सकता है, या फिर क्या, या फिर पॉइंट नंबर 2 पे भी नोटिस करना स्टूडेंट्स आप लोग, या फिर क्या, इसको एग्जेम्पशन के रूट के बजाय क्या करें, इसको टैक्स क्रेडिट अल्टीमेटली दिलवा दें। टैक्स क्रेडिट में, और टैक्स क्रेडिट पे क्या होगा, टैक्स क्रेडिट में स्टूडेंट्स ये होगा कि इस फॉरेन इनकम पे जो फॉरेन कंट्री में टैक्स लग चुका है, उस फॉरेन इनकम को आप टोटल इनकम का हिस्सा मानोगे, उस टोटल इनकम पे फिर आप टैक्स लायबिलिटी तक कैलकुलेट उसे करोगे, और फिर HEC तक, और फिर उसके बाद आप उसको रिलीफ एवरेज रेट कर निकाल के उस पर रिलीफ दिलवा दोगे। तो रिलीफ टैक्स लायबिलिटी से मिलती है, और ये जो रिलीफ दी जा रही है वो दी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ द टैक्स क्रेडिट मेथड। ये जो रिलीफ दी जा रही है, दैट रिलीफ यू आर गेटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ द टैक्स क्रेडिट मेथड। आर यू थ्रू दिस, गॉट दिस वन? तो इंडिया ने जो चुनाव किया है वो किया है ऑफ द टैक्स क्रेडिट मेथड का, दैट इज अ सिलेक्शन विच इंडिया हैज डन इट। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना है, द डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू, द रिलीफ थ्रू द एग्जेम्पशन मेथड जो हम अल्टीमेटली हमने अडॉप्ट नहीं किया, दूसरा है रिलीफ ऑफ थ्रू व्हाट, थ्रू द टैक्स क्रेडिट मेथड जो कि हमने अडॉप्ट किया है। इंडिया तो रिलीफ देती है स्टूडेंट्स ओनली थ्रू द टैक्स क्रेडिट मेथड। और नोटिस करना स्टूडेंट्स, अगर हमारा किसी फॉरेन कंट्री के साथ एग्रीमेंट ना भी है और हमारे रेसिडेंट की इनकम उस फॉरेन कंट्री में क्या हो रही है, टैक्स हो रही है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर एग्रीमेंट विद दैट फॉरेन कंट्री, तो उस पर्टिकुलर रेसिडेंट के उस इनकम पे ऑब्वियसली डबल टैक्सेशन होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया में भी वो टैक्स होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, उसको रिलीफ देती है थ्रू द टैक्स क्रेडिट मेथड। टैक्स क्रेडिट मेथड के अनुसार इसको यहां पर भी रिलीफ दी जाती है, तो यहां पर भी टैक्स क्रेडिट मेथड ही अप्लाई होता है स्टूडेंट्स। तो भले ही एग्रीमेंट है या नहीं है, रिलीफ जो मिलता है ऑफ द डबल टैक्सेशन इन इंडिया टू इट्स रेसिडेंट इज ऑलवेज थ्रू द टैक्स क्रेडिट मेथड, इज ऑलवेज थ्रू व्हाट, टू द टैक्स क्रेडिट मेथड, नॉट थ्रू द एग्जेम्पशन मेथड। लेकिन क्या कभी कभी कुछ ट्रीटी के टाइम ऐसे कुछ लैंग्वेज दे दिए जाते हैं कि जनाब आपको, मतलब कि अगर ट्रीटी, जैसे कि एग्जामिनेशन में 2 बार इसको पूछा गया, इसलिए मैं आपको एक बार एक्सपीरियंस बता रहा हूं इसमें। अगर ट्रीटी ये कहता है, जनरली तो कहता नहीं है, तो एक्सेप्शनल केस में ये देखने को मिलता है क्वेश्चन, और क्या है वो क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। वो बोलेगा ट्रीटी में कि द
the income, the foreign income will be taxed in the country of source. ये इनकम जहां पर भी कमाया गया वो उस कंट्री में ही क्या होगा, इसको टैक्स किया जाएगा. और ये कंडीशन उस पे डालते हैं, बताइए क्या कंडीशन डालते हैं, कि ये उस फॉरेन कंट्री में ही टैक्स किया जाएगा, और साथ साथ में ये बोला जाएगा कि इस इनकम को आप कंट्री ऑफ रेसिडेंट में टैक्स नहीं कर पाओगे. नहीं कर पाओगे मतलब कि अगर ऐसा उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, मतलब कि पैरों पे आपने बंधन कर दी, आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब कि आपने बोल दिया कि भाई जहां पे कमा रहे हो वहीं पे टैक्स होगा, एंड इट शैल नॉट बी टैक्स इन द कंट्री ऑफ रेसिडेंट. अगर ऐसा इट शैल नॉट बी टैक्स इन कंट्री ऑफ रेसिडेंट, तो ये फ्रेज क्या करता है, ये रेसिडेंट कंट्री के राइट को रोकता है टू टैक्स दिस पर्टिकुलर इनकम. लेकिन साथ साथ में वो ये भी बोलेंगे ट्रीटी के अंदर, लेकिन वो क्या बोलेंगे ट्रीटी के अंदर, कि कंट्री ऑफ रेसिडेंट ये इस फॉरेन इनकम को सिर्फ इस्तेमाल कर सकता है फॉर रेट पर्पस. मतलब कि वो अपना इफेक्टिव टैक्स रेट कितना होगा विच दे नीड टू अप्लाई ऑन देयर डोमेस्टिक इनकम, बस उसी के लिए ये फॉरेन इनकम को क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो. बस उसके अलावा और कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. तो ये ऐसे लैंग्वेजेस जब दिए जाते हैं ना स्टूडेंट्स, जब ऐसे लैंग्वेजेस दिए जाते हैं तो समझ जाना कि अब ये जो फॉरेन इनकम है ये आपके टोटल इनकम के अंदर ये उसका पात्र नहीं बनेगा. दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम. ये नोट करना स्टूडेंट्स, मैंने ये ऐसे से आप क्वेश्चंस आपके कंपाइलर में, कैप्सूल बुक में, सब जगह पे मैंने ये दे रखे हुए हैं, और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि आपको पता भी है. बस लेकिन ध्यान रखना, ये अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे ट्रीटी में ये स्पेसिफिक पॉइंट डाला गया है कि सोर्स कंट्री टैक्स लगाएगा उस इनकम पे जहां पे ये अर्न किया गया है, एंड दी कंट्री ऑफ रेसिडेंट शैल नॉट टैक्स दिस इनकम, तो ये क्या कर रहा है, कंट्री ऑफ रेसिडेंट के राइट को क्या कर रहा है, रोक रहा है. और आप फिर बाद में आगे ये भी लिखेंगे कि बस कंट्री ऑफ रेसिडेंट इस इनकम को इस्तेमाल कर सकता है फॉर रेट पर्पस, तो बस लिमिटेड राइट दे रखी है स्टूडेंट्स. तो ये पॉइंट है जो कि आप लोग को बस ध्यान रखना है, विच इज टू बी कंसिडर्ड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. अच्छा, तो आगे स्टूडेंट्स एक बार चलते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में. Let's have a look to this particular part. अच्छा स्टूडेंट, यहां पे ना ये जो रिलीफ वाली जो बात आती है ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना इन दिस कॉन्टेक्स्ट. जो रिलीफ की वाली बात आती है स्टूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वो क्या है, अच्छा ये एक चीज यहाँ पे स्टूडेंट्स पे, इसमें चार्ट नंबर 133 में आप लोग ये हाईलाइट करके चलना. ये वैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन फिर भी ये चार्ट सारे बुक फॉर्म में ध्यान रखना. सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस, देख रहे हो, शैल नॉट बी एडेड टू द रेट मेंशन अंडर DTAA. द रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर DTAA इज फुल एंड फाइनल रेट. फुल एंड फाइनल रेट, फाइन. इसके अलावा स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना, फॉर क्लेमिंग ट्रीटी बेनिफिट TRC इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ रेसिडेंट कंट्री अलॉन्ग विद फॉर्म 10F. ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे. ये आपका चार्ट नंबर 134 में, 133. ठीक है, तो ये दो चीजें स्टूडेंट्स ध्यान रखना आप लोग. अच्छा, ये जो स्टूडेंट, अब एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग इन दिस कॉन्टेक्स्ट, विच इज अबाउट रूल नंबर 128 स्टूडेंट्स. अनफॉर्चुनेटली अभी देखो क्वेश्चन में अभी तक आ नहीं रहा, लेकिन कभी भी धमाका हो सकता है स्टूडेंट, और उस धमाके के लिए आपको क्या करना होगा, रेडी होना होगा स्टूडेंट्स. एक तरीके से रेडी होना पड़ेगा स्टूडेंट्स आप लोगों को उस धमाके के लिए. आप बोलोगे सर किस धमाके की बात कर रहे हो आप स्टूडेंट्स? ये दो रूल है ना, आप लोग देख के चलना. ICAI अपने किताब में तो ये सब चीजों को कवर कर लेती है, कर तो लेती है किताबों में कवर, लेकिन पूछने का बस एक समय मुहूर्त देखी जा रही है कि कब ये डाला जाए. रूल 115 एंड रूल 128. आप स्टूडेंट्स लॉजिकली सोचो, अब तक किस्मत वाले हो सारे स्टूडेंट्स. क्या होता हो ना, फॉरेन इनकम को INR में दे देते हो, फॉरेन इनकम को INR में दे दिया जाता है. अब जब INR में फॉरेन इनकम आएगी तो आपको तो पता ही है, फिर उस सिचुएशन में जब फॉरेन इनकम INR में उसकी डेटा आपको दिए जा रहे हैं, तो फिर उसका मतलब क्या है, उसका मतलब तो ठीक है, फिर आप नॉर्मल उसके टोटल इनकम निकालते हो.
उस पर फिर जो भी GTI चैप्टर 6 से सब चीज़ का इफेक्ट देने के बाद टोटल इनकम, फिर उसके बाद टैक्स लायबिलिटी, और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे टिल HEC, फिर आप एवरेज रेट ऑफ टैक्स या इंडियन रेट बोल दो आप, वो निकालते हो, और फिर बाद में क्या करते हो, रिलीफ देने के लिए चले जाते हो। और रिलीफ दिया जाता है अंडर सेक्शन 90 और 91, डिपेंड करता है, अगर ट्रीटी है तो 90, ट्रीटी नहीं है तो 91। ये जनरली रिलीफ किसको दे रहे हो, ये रिलीफ आप किसको दे रहे हो, अपने रेसिडेंट को। सो आपके यहाँ का रेसिडेंट है, उसको रिलीफ देने के लिए ये पर्टिकुलर आपको प्रोविजन दिया जाता है। और जो रिलीफ आप दोगे वो फॉरेन इनकम पे देते हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोअर ऑफ द टू रेट्स, जो कि आपको पता है कि फॉरेन रेट एंड द एवरेज रेट जो आपने कैलकुलेट किया, यही आपने किया था। अच्छा, ये जो फॉरेन इनकम जिस पे आपने वो रेट लगवाया ना, वो फॉरेन इनकम क्या होनी चाहिए, इसको कहते हैं, जो फॉरेन इनकम जो होनी चाहिए इसको बोलते हैं हम लोग डबली टैक्स्ड इनकम। डबली टैक्स्ड फॉरेन इनकम। आप बोलोगे डबली टैक्स फॉरेन इनकम, सर ये क्या होता है? भाई फॉरेन इनकम में जो फॉरेन इनकम है वो पूरा फॉरेन इनकम लेना नहीं है आपने, उतना ही फॉरेन इनकम आप लेंगे जितने फॉरेन इनकम पे डबल टैक्सेशन हुआ है, उतना ही फॉरेन इनकम आप लेंगे जितने फॉरेन इनकम पे डबल टैक्सेशन हुआ है। आप बोलोगे सर इसका मतलब ये है, मान के चलो एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं कि आपका फॉरेन इनकम रेंटल इनकम है, और फॉरेन कंट्री में तो रेंट पे TDS डिडक्ट करवा दी उसने, रेंट पे ही आपने क्या है, ग्रॉस रेंट पे ही टैक्स पे लग गया था। लेकिन इंडिया में वही रेंट इनकम क्या होता है, कैलकुलेट होता है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, और फिर आपको उसमें म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर इंटरेस्ट का डिडक्शन सब मिलता है, और फिर उससे आपका जो फाइनल जो असेस्ड वो जो इनकम होगा, जो कि टोटल इनकम का हिस्सा बनेगा, वो एक रिड्यूस्ड अमाउंट बन जाता है। तो फिर हाउ मच पोर्शन ऑफ द फॉरेन इनकम इज सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन, कितना टुकड़ा उस फॉरेन इनकम का उस पे डबल टैक्सेशन हुआ है, तो उतना ही टुकड़ा बच गया है जितना कि क्या है आपके टोटल इनकम में पाया गया है। सो ओनली टू दैट एक्सटेंट विच इज देयर इन योर टोटल इनकम। तो मान के चलो कि आपका फॉरेन कंट्री में जो TDS कटा है वो 10 लाख पे कटा है, लेकिन यहां पर जो नेट एनुअल वैल्यू जो बनी है हाउस प्रॉपर्टी के हेड में, वो बनी है 6 लाख का, तो 6 लाख ही क्या है वो टोटल इनकम में बैठा हुआ है। तो आपका कितना 10 लाख में से, जो कि आपकी फॉरेन इनकम है, 10 लाख में से कितना इनकम पे डबल टैक्सेशन हुआ है, कितने पोर्शन ऑफ द इनकम पे डबल टैक्सेशन हुआ है, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 6 लाख ये होता है। और उतने पे ही आपको क्या करना है, वो लोअर ऑफ द टू रेट्स को लगवा देना है। और भी रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से वो फॉरेन इनकम क्या हो सकता है, डायल्यूट हो सकता है, जैसे कि ब्रॉट फॉर लॉसेस, ये एक वजह हो सकती है कि मान के चलो कि वो फॉरेन कंट्री में वो जो लॉस है वो सेट ऑफ तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो इंडिया में क्या होता है, लॉसेस को तो सेट ऑफ करना होगा, ये फॉरेन लॉसेस है, ठीक है। तो मैं रेसिडेंट हूँ इंडिया का, मेरे पास कुछ फॉरेन इनकम है और फॉरेन लॉसेस भी है, एज पर द लॉ ऑफ द फॉरेन कंट्री लॉसेस को वो सेट ऑफ करने नहीं दे रहे, ठीक है। तो मतलब कि मेरे ग्रॉस इनकम पे ही क्या है, टैक्स लगवा दिया गया है विदाउट सेटिंग ऑफ द लॉस। और जब यही इनकम मुझको इंडिया में मिलती है तो आपको पता होता है कि भाई उसको तो नॉर्मल तरीके से असेस करना पड़ता है, और होगा क्या, फिर वो फॉरेन लॉस का योगदान होगा इन सेटिंग ऑफ माई लॉसेस एंड इन सेटिंग ऑफ माई इनकम, वो इनकम को रिड्यूस कर देते हैं जिससे मेरा टोटल इनकम कम हो जाएगा। तो देयरफॉर द फॉरेन इनकम विच इज सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन वो कम हो गया, और इसी वजह से यू विल अप्लाई द रिड्यूस रेट। सेम वही तरीका होता है स्टूडेंट चैप्टर 6A में, पॉसिबल है कि कुछ फॉरेन इनकम पे चैप्टर 6A का रिडक्शन मिल रहा है यहाँ पे, तो उतने एक्सटेंट तक भी क्या हो गया, आपका जो फॉरेन इनकम अल्टीमेटली जो आपका टोटल इनकम में बैठा हुआ है वो एक कम अमाउंट बैठा हुआ है, एंड देयरफॉर ऑन दैट रीजन ऑल्सो वी विल से दैट दिस पर्टिकुलर एवरेज रेट वुड बी मेड एप्लीकेबल। चलिए, तो ये सिचुएशन स्टूडेंट्स आप लोग हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था स्टूडेंट्स, ये एवरेज रेट की बात कर रहा था आपसे। स्टूडेंट्स एक चीज नोटिस करना, अगर क्वेश्चन में अगर आपको बोला है कि ये जो फॉरेन इनकम है वो US डॉलर में है, अब बुरे फंसे स्टूडेंट्स, बुरे फंसे आप, और आपको TT बाइंग रेट बहुत सारे दे रखे हैं, तो किस दिन का TT बाइंग रेट आपको अप्लाई करना है ऑन दैट फॉरेन इनकम विच इज कोटेड इन US डॉलर, उसके लिए आपको रूल नंबर 115 में आना पड़ेगा। और रूल 115 ये कहता है, स्टूडेंट ध्यान से सुना, रूल 115 क्या कहता है, इंटरेस्ट, देखो इस पे मैं आपको बस टिक मार्क करके चल रहा हूं, सैलरी मान के चलो,
सैलरी हो गया, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये तीन चीजें। ये तीन चीजें क्यों? क्योंकि जिस मंथ में ये घटना घटित हुई है उसके प्रिसीडिंग मंथ के लास्ट डेट पे, प्रिसीडिंग मंथ के लास्ट डेट पे जो टीटी बाइंग रेट है उसके हिसाब से क्या है आपको कन्वर्जन करना होगा ये तीन स्पेसिफिक फॉरेन इनकम पे। तो अगर सैलरी आपने बाहर कमाई है और वो फिर बाद में आपको टोटल इनकम का हिस्सा बनाना है तो फिर क्या रेट पे आप अल्टीमेटली उसको कन्वर्ट करोगे? तो जिस महीने आपका सैलरी ड्यू हुआ है उसके पिछले मंथ के लास्ट डेट पे जो टीटी बाइंग रेट होगा, पिछले मंथ के लास्ट डेट पे जो टीटी बाइंग रेट होगा वो टीटी बाइंग रेट प्राइमरी के मुताबिक क्या करना होगा स्टूडेंट्स? वो टीटी बाइंग रेट के मुताबिक आपको अल्टीमेटली कन्वर्जन कर देनी है, कन्वर्जन कर देनी है। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अगर आप देखोगे तो उसमें भी ऐसी कुछ मिलने वाला स्टूडेंट्स आपको। एंड व्हाट इज दैट? लास्ट डे ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग द मंथ इन विच द इनकम इज ड्यू। तो जो पिछले मंथ का जो लास्ट डेट है, आप बोलो पिछले मंथ किस मंथ से सर आप कंसिडर कर रहे हो? तो जो मंथ में ये इंटरेस्ट इनकम ड्यू हुआ है उसका पिछले मंथ का लास्ट डेट का टीटी बाइंग रेट ले लो। सेम केस डिविडेंड का भी होगा, ठीक है। और जो बैलेंस जो देख रहे हो ना आप, ये जो बैलेंस देखोगे आप स्टूडेंट्स, जो बैलेंस जो आप देख रहे हो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में डिविडेंड इनकम के लिए, यहां पर सॉरी, जो पीजीबीपी है, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी एंड आईएफओएस अदर देन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, इनके लिए अगर आप देखोगे तो क्या बोला जाएगा? द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द एसएससी। तो 31 मार्च का जो भी अल्टीमेटली टीटी बाइंग रेट होगा उसके हिसाब से अल्टीमेटली कन्वर्ट कर ले। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज और एक लिख लो आप लोग, कैपिटल गेन्स का भी लिख देना, कैपिटल गेन्स। सो जस्ट एक कैपिटल गेन्स का भी लिख लो यहाँ पे, ये आया नहीं है यहाँ पे, एक बार लिख लेना फॉर कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन्स पे लिखना लास्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ preceding the month, last day of the month preceding the month in which the capital asset, in which the capital asset has been transferred. In which capital gains, capital asset has been transferred. ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स यहां पे ये वाले पॉइंट पे देखना, रूल 128, ये थोड़ा सा केयरफुल रहना स्टूडेंट्स। ये पता नहीं क्यों ये एक हमेशा लग रहा है ना कि एक डर का माहौल है, कभी भी ये रूल 128 आ जाएगा। सब चीज सेम है। देखो आप क्या बोलोगे, इंडिया ने जैसे कि मैंने बताया ना, इंडिया टैक्स क्रेडिट को ही मानती है। तो टैक्स क्रेडिट जो जिस तरीके से टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट वो मिलेगा रिलीफ, तो वो रूल 128 के रूप में, रूल 128 के जैसे ही वो प्राइमरी वहां पे जो रूल 128 में दिया गया उसके हिसाब से आपको रिलीफ दे दी जाएगी। अब जो रूल 128 है ना स्टूडेंट्स, ये वाला रूल, इसमें बस एक पॉइंट आप लोग बस ध्यान रखना, सब चीज सेम है इसके अंदर जो भी आपने पढ़ा है, बस थोड़े एक जगह पे कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। और वो चेंज इसके लिए होता है अगर पूरा डेटा आपको फॉरेन इनकम का अगर डेटा आपको दिया गया है इन फॉरेन करेंसी, इन फॉरेन करेंसी, तो अगर डेटा फॉरेन करेंसी में दे दिया गया ना तो आप बुरी तरह से फंसने वाले हो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस तो है नहीं फिर उसको लेके। क्योंकि अब तक तो क्वेश्चन आईसीआई का आईएनआर में आ रहा है, आपकी कंफर्ट लेवल आईएनआर में चल रही है, लेकिन एक बस
हल्का सा अल्टीमेटली उसको बस मॉडिफाई कर दे कि फॉरेन करेंसी में वो दे दे। तो जैसे अभी आपने देखा, मैंने आपको क्या बताया कि कैसे फॉरेन इनकम को आप तब्दील कन्वर्ट करवा दोगे into the INR to be a part of the total income, so that it can be a part of the total income। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट जो होगा दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप नोटिस करना, जब आप टैक्स क्रेडिट की बात, जब टैक्स क्रेडिट के लिए जब आप आओगे तो उसके लिए क्या बात है आपको ध्यान देना है। जब आप टैक्स क्रेडिट रिलीफ की जब कैलकुलेशन करने वाले हो तो उस समय पे आपको किन बातों का ध्यान देना है, लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट कंट्री फॉर विच इट इज अवेलेबल, ये किस कंट्री से अवेलेबल होगा। पहला पॉइंट लिखा हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंट्री विथ विच इंडिया हैज एंटर्ड इनटू DTAA, तो टैक्सेस कवर्ड अंडर टैक्स ट्रीटी, मतलब कि अगर जिस कंट्री के साथ हमारा DTAA है तो टैक्सेस विच इज कवर्ड अंडर दैट टैक्स ट्रीटी। दूसरा है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर कंट्री, ये एनी अदर कंट्री का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, जिसके साथ इंडिया का DTAA नहीं है। तो फिर लिखा गया है द टैक्स पेबल अंडर द लॉ इन फोर्स फॉर इन दैट कंट्री इन द नेचर ऑफ इनकम टैक्स, इन द नेचर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है। एलिजिबल टू क्लेम, अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट एलिजिबिलिटी क्या बनेगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी क्लेम करने का, तो लिखा गया है ओनली अ रेसिडेंट कैन क्लेम द फॉरेन टैक्स क्रेडिट, बिल्कुल सही है। टैक्स शुड हैव बीन पेड इन द फॉरेन कंट्री, पेड है, ये क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे। और आखिरी में क्रेडिट शुड बी क्लेम फॉर करस्पॉन्डिंग इनकम ऑफर्ड फॉर टैक्स, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं फॉरेन टैक्स का क्रेडिट लूं बिना वो फॉरेन इनकम को अपने टोटल इनकम कंसिडर किए बगैर, फॉरेन इनकम को टोटल इनकम में कंसिडर किए बगैर क्या आप उसका क्रेडिट ले सकते हो, ना, आंसर इज नो। सो दैट इज वन पॉइंट दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। तो यहाँ पर सब चीज ठीक जा रहा है। देखो कंप्यूट फॉर ईच सोर्स ऑफ इनकम लोअर ऑफ देख रहे हो ये चीज, लोअर ऑफ व्हाट, टैक्स पेबल अंडर द एक्ट एंड फॉरेन टैक्स पेबल। ठीक है, और फाइनली बाद में क्रेडिट शैल बी डिटरमाइंड बाय कन्वर्जन ऑफ द करेंसी ऑफ पेमेंट ऑफ फॉरेन टैक्स एट द टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच सच टैक्स हैज बीन पेड और डिडक्टेड। तो ये भी होगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे कन्वर्जन इसने किया है, तो ये मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन के जरिए। मिस्टर पटेल का बस उतना रेलेवेंट पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, बस उतना रेलेवेंट पॉइंट। चलिए जल्दी से एक बार आते हैं क्वेश्चन की तरफ मिस्टर पटेल का। होपफुली बाकी क्वेश्चंस आपने स्टूडेंट्स देखा होगा, सारे स्टूडेंट्स को मैंने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस आपको बोले थे। एक क्वेश्चन बस आपको मैं करवा देता हूँ। मिस्टर पटेल का है आपका चार्ट नंबर 137, चार्ट नंबर 137। इसमें देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला गया है, क्या बोला गया इसमें, जरा देख रहा है ध्यान से स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लोग देखना, यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें मैं डायरेक्टली रेलेवेंट पॉइंट पे आता हूँ। बाकी सारे स्टूडेंट्स को पता ही है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया भी है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ये पूरा आपने फॉरेन इनकम को टोटल इनकम में लाया और हर फॉरेन इनकम पे आपने वो क्रेडिट लेना है, हर फॉरेन इनकम पे आपने क्रेडिट लेना है। तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट 90 रेट विद 128 रेंटल इनकम, देख लो ये जो है ना, ये देखो ये फॉरेन करेंसी में क्योंकि आपके पास है, इस वजह से फॉरेन करेंसी में आपने क्या किया, इसको कंसिडर किया है। अब तक होता क्या रहा था कि पूरा इंडियन करेंसी में आपको क्वेश्चन आते हैं तो INR में आप ले लेते हो, लेकिन देखो ये फॉरेन करेंसी में आपके पास वो डेटा है। तो क्या करोगे आप, ये 85,000, अब आप बोलोगे सर 85,000 क्या है, यही मैंने कहा ना, फॉरेन इनकम जो है विच इज सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन, सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन, जो फॉरेन इनकम विच इज सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन। तो वो 85,000 इंटू 20% इंटू 62, 85,000 इंटू 20% इंटू 62। तो ये पर्टिकुलर रेंटल इनकम जो होगा ना प्राइमरी, ये रेंटल इनकम क्या होगा, दिस इज वन थिंग व्हिच इज बीन देयर। तो ये फॉरेन इनकम, क्योंकि आपका जो रेंट पे ना, मैंने जैसे बताया था ग्रॉस रेंट पे फॉरेन इनकम पे टैक्स लग चुका था, लेकिन इंडिया में इसकी जो एनुअल वैल्यू बनी थी वो $85,000 की बनी हुई है। इंडिया में एनुअल वैल्यू जो बनी है उसकी, क्योंकि सारे स्टैंडर्ड डिडक्शन सब होने के बाद 85,000 बनता है। तो ये अच्छा, इस पे ये फॉरेन जो नेट फॉरेन इनकम है विच इज सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन, तो उस पे आप क्या लगाओगे, कौन सी रेट लगाओगे, लोअर ऑफ द टू रेट। फॉरेन रेट 20% का, तो वो रेट लगा। और फिर अब आपके पास फॉरेन टैक्स क्रेडिट आ गया, लेकिन ये क्या है, यूके पाउंड में है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या रेट पे कन्वर्ट करोगे, तो ये जो रेट है ना 62 का, वो है
the TT buying rate of the last day of the month preceding the month in which the tax was paid. तो जो महीने में टैक्स पे किया गया तो उसका पिछले महीने का लास्ट डेट पे. ठीक है, तो ये सिचुएशन है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना. चलिए स्टूडेंट्स, तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया है. अब इस पे कुछ थियरी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जिसमें थियरी पे ध्यान देना. एक तो टाई ब्रेकर वाला थियरी, एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की थियरी, और एक है नॉन डिस्क्रिमिनेटिव आर्टिकल की थियरी. ये 3 थियरी आप लोग हमेशा देख के चलना है. 3 थियरी, टाई ब्रेकर, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट. सो व्हाट इज पर पी में पहले तो बात आता है क्वेश्चन की पी का मतलब क्या है. तो पी एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होता है, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच द बिजनेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज होली और पार्टली कैरिड ऑन. ठीक है, तो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच द बिजनेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज होली और पार्टली कैरिड ऑन. तो ये एक है, ये पहला पॉइंट हुआ. दूसरा पॉइंट जो है स्टूडेंट्स, इसका पी 3 टाइप के होते हैं. अच्छा, ये पी का जो रेफरेंस है ना, ये DTAA में पाई जाती है. DTAA में पी का रेफरेंस पाई जाती है. अच्छा, बाय द वे ये थियरी जो मैं करवा रहा हूँ ना, कुछ क्वेश्चन दिमाग में आता रहेगा ओल्ड कोर्स के बच्चों को कि सर ये हमें भी है, बिल्कुल है. न्यू कोर्स के लिए अलग से दे रखा है, वो सिर्फ न्यू कोर्स के लिए, ये ओल्ड कोर्स के लिए है, ध्यान रखना. तो व्हाट इज द पी. तो पी का मतलब क्या है, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां से नॉन रेसिडेंट क्या कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है. पी 3 टाइप की होती है स्टूडेंट्स. आप बोलोगे सर वो 3 टाइप की पी क्या है. एक है पी जो कि फिजिकली प्रेजेंट है, मतलब कि आपका ऑफिस, आपकी ब्रांच, आपकी फैक्ट्री कहां पर है, सोर्स कंट्री में, तो फिजिकल क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो. दूसरा है सब्जेक्टिव क्राइटेरिया. सब्जेक्टिव क्राइटेरिया का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आपकी फैक्ट्री, आपका ब्रांच, आपका लोकेशन वो नहीं है, लेकिन यह बोला जा सकता है कि एक ऐसी जगह है आपकी इंडिया में जिस पे आपका क्या है, पूरी राइट है उसको इस्तेमाल करने का. तो आपका वो ब्रांच नहीं है, लेकिन एक जगह आपको दिया गया है जिस पे आपका क्या है, राइट है उसको इस्तेमाल करने का. तो अगर ऐसा भी कोई जगह है आपका इंडिया में जो आपका नहीं है लेकिन आपको राइट है उसको इस्तेमाल करने का, तो आपकी पी मानी जाएगी. और आखिरी में फंक्शनल क्राइटेरिया. फंक्शनल क्राइटेरिया मतलब कि आपका एक बंदा इंडिया में है, एजेंट है, जो आपके बिहाफ में क्या कर रहा है, कामों को अंजाम दे रहा है, तो फंक्शनल पी आ गई है. ठीक है, तो ये इस तरीके से स्टूडेंट्स पॉइंट होगा. एंड देन फाइनली स्टूडेंट्स, यहाँ पे नॉन डिस्क्रिमिनेटरी आर्टिकल, ये भी एक चीज आप लोग देखना. टाई ब्रेक. टाई ब्रेक स्टूडेंट्स आपको पता है, टाई ब्रेक रूल अप्लाई करते हैं, कब अप्लाई करते हैं, ये आपको आइडिया है कि जब भी क्या होगा, 2 कंट्री में रेसिडेंट अगर आप बन जाते हो तो टाई ब्रेक रूल अप्लाई के आपको सीक्वेंशियली हो सके ना स्टूडेंट्स, इसको निमोनिक गो सीक्वेंशियली लिखा गया है. निमोनिक से आप इसको क्या करें, याद कर लें. तो लीजिए स्टूडेंट्स, ये मैंने अब कंप्लीट कर लिया. अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हम लोग इक्वलाइजेशन लेवी में, क्योंकि अमेंडमेंट है, और दूसरा आपका एक नॉन रेसिडेंट में भी एक अमेंडमेंट बैठा हुआ है, वो इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो हम लोग अब मैं अगले पार्ट में करवा रहा हूँ, ताकि वो एक अमेंडमेंट का एक अलग से फाइल बन जाएगी जिसमें इक्वलाइजेशन लेवी और एनआर का वो जो पॉइंट है वो भी आ जाएगा. तो क्योंकि वो मैं अलग पार्ट, सिर्फ वो अमेंडमेंट की फाइल हम लोग अलग कर रहे हैं ताकि बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके एज एन अमेंडमेंट के रूप में. तो स्टूडेंट्स, अब आपको एक काम करना है, ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स दोनों के स्टूडेंट्स, गार की वीडियो, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल की जो गार की वीडियो है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ. वो आपको अनअकैडमी का एक मेरी बहुत बेहतरीन वीडियो है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो स्टूडेंट्स, और ऐसी बेहतरीन वीडियो बार बार नहीं बनती है, बार बार नहीं बनती स्टूडेंट्स. ये देख रहे हो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, बोले सर ये कहां पर है, गार चार्ट नंबर 141, और उसके बाद उसके एग्जांपल्स दिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, चार्ट नंबर 141, 142, और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको दिया गया है. तो चार्ट नंबर 141, 142 ये आप लोग देखेंगे, बहुत ध्यान से आपको स्टूडेंट्स इसको देखना है. चार्ट नंबर 141 एंड 142, एंड आपको कुछ 5 क्वेश्चंस भी दिए. आप बोलोगे सर ये कैसे, ये हम लोग करेंगे. मैं एक लिंक दे रहा हूं आपको स्टूडेंट्स, एक लिंक दे रहा हूं, वो लिंक आप गार वीडियो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल का जरूर देखना, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको पसंद नहीं करते, डिस्कम्फर्ट आता है उनको. अच्छा, जब भी वो करो ना, आपको अपने कुछ नोट्स भी अगर बनाने होंगे, मैंने पहले भी बता दिया था, अभी भी रिपीट करो, कुछ नोट्स बनाते रहोगे तो वो बना लेना, और उसको बाद में क्या करना है, वो चार्ट के साथ स्टेपल कर देना है, चिपका देना है, अगर आपको ऐसा लगता होगा तो, ताकि एक बार फुल एंड फाइनल एग्जामिनेशन डे का आपकी नोट्स तैयार हो गई. गार में ये जो लिंक आप देखोगे ना, लिंक जो आप देखोगे, उस लिंक पे बस हो सकता है सर अगर वो लेक्चर ओपन करने के लिए कुछ कोड मांग रहा है, कोड मांग रहा है, तो रेफरल कोड डाल दो स्टूडेंट, CADS का कोड आपको शायद टाइप करना होगा, तो उससे वो वीडियो ऑन हो जाएगा. ठीक है, और दूसरी बात है, वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप
के शायद ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा देखने के लिए, तो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा और मेरी प्रोफाइल है दुर्गेश सिंह, उसको फॉलो कर देना, क्योंकि आपको गोइंग फॉरवर्ड भी बहुत ऐसे कुछ जरूरी लेक्चर्स आपको वहीं पे मैं देने वाला हूँ। तो गार की बस एक वीडियो है स्टूडेंट्स, वो देख लेना एंड देन यू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट जो अमेंडमेंट का रह के देन वी प्रोसीड टू ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, चलिए स्टूडेंट जल्दी से करिए कार्रवाई, मिलते हैं।